नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज हमारा कारवां पहुंच गया है अयोध्या के राम की पैड़ी। यही वो घाट है जहां पर आस्था, संस्कृति और भक्ति जुड़ती हैं। राम सबके हैं, राम सब में है। राम सदियों से है, राम भारत के कण-कण में है। इस साल राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा राजनीति का केंद्र भी बनी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, तो इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन अयोध्या क्या है? अयोध्या के राम कौन है? सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि हम यहाँ के दो ऐसे मेहमानों को एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जोड़ें, जो हमको ये समझाएं कि अयोध्या में राम किसके हैं, राम किसके लिए हैं। कवि ताराचंद तन्हा जी अयोध्या के जाने माने कवि हैं और साथ ही कवि शैलेंद्र पांडे मासूम जी, आप दोनों से हम अनुरोध करेंगे आप ऊपर आएँ और हमारे इलेक्शन कार्निवल से जुड़े। ताराचंद जी, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, राम सबके हैं, राम सब में है। राम हम सबसे कैसे जुड़ते हैं? मैं चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ कि राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है, राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है, और राम ही नहीं तो ये सांसें किस काम की। अरे मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की। मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की। शैलेंद्र जी, राम भारत के कण कण में है, लेकिन अयोध्या में राम कैसे जुड़ते हैं? अयोध्या वासी राम को कैसे देखते हैं? मैं चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं, और ये चार पंक्तियां अनुकरणीय हैं युवा पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। पंक्तियां हैं कि नौ कुसुम को सतत राममय कीजिए, नौ कुसुम को सतत राममय कीजिए, और प्रेम का हर हृदय में उदय कीजिए, प्रेम का हर हृदय में उदय कीजिए। राम का नाम घर घर में छा जाएगा, राम का नाम घर घर में छा जाएगा, राम के ध्यान में चित्त लय कीजिए, राम के ध्यान में चित्त लय कीजिए। ताराचंद जी, राम हमारे धर्म से जुड़ते हैं, संस्कृति से जुड़ते हैं, सभ्यता से जुड़ते हैं, हमारी राजनीति से भी जुड़ते हैं, और चुनावी मौसम है तो राम का जिक्र भी हो रहा है, राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? क्या राजनीति और राम को जोड़ना सही है? कुछ पंक्तियां, अभी देखिए हमारे हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, कुछ पंक्तियां मैं राम को लेकर हिंदू नववर्ष पे सुनाना चाहता हूं आपको कि प्रीत बढ़े उत्कर्ष बढ़े, प्रीत बढ़े उत्कर्ष बढ़े, ये भाव बने जो चंदन से, मंगलमय हो वर्ष नूतन, वंदन है रघुनंदन से। वाह 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 वाह, स्वागत। वंदन है रघुनंदन से, और नई चेतना, नई कल्पना आलोकित अवलोकित हो, नई कल्पना, नई चेतना आलोकित अवलोकित हो, और शांति एकता मानवता से शस श्यामला पुलकित हो, और नवल चांदनी धवल चांदनी खंडित ना हो जीवन से, मंगलमय हो यह वर्ष नूतन, वंदन है रघुनंदन से। नर हो न निराश करो मन को, संघर्षों से बाधाओं से,
मैंने नई पंक्तियाँ जोड़ी हैं। नर हो न निराश करो मन को, संघर्षों से बाधाओं से, संदेश हमें उपदेश हमें ये मिलता वेद ऋचाओं से। आशाओं के दीप जले अभिलाषा है ये जन जन से, मंगलमय हो वर्ष नूतन वंदन है रघुनंदन से। अंतिम पंक्तियाँ सुनिएगा, जो अभी आपने बात की वो उसका उत्तर मिल जाएगा कि हर्ष यहाँ, उत्कर्ष यहाँ, संघर्ष यहाँ भी झनकृत है। भाई साहब, हर्ष यहाँ, उत्कर्ष यहाँ, संघर्ष यहाँ भी झनकृत है। ऐसी यहाँ की संस्कृत है, आतंक स्वयं आतंकित है। वाह 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 वाह। शैलेंद्र जी, आप क्योंकि ये इलेक्शन कार्निवल है, महोत्सव है, पर्व है लोकतंत्र का, और हम अयोध्या आए हैं इस कार्निवल को लेकर। यहाँ सरयू घाट पर जो मेला रोज सजता है उससे जुड़ने के लिए। तो ऐसे में चुनावों के दौरान आप अपने श्रोताओं से कुछ कहेंगे कि चुनाव से वो कैसे जुड़ें और क्यों जुड़ना चाहिए इस वक्त? श्रोताओं से अपील करता हूं, चूंकि साहित्यकार होने के साथ साथ मेरे भी मन में तमन्ना उठती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। तो आइए, डॉक्टर सुधीर जी बैठे हुए हैं और बड़े समीक्षक भी हैं, संघ से भी हैं, तो ये पंक्तियां मैं उन्हीं को संबोधित करता हूं कि अब की हमहू लड़बे चुनाव। अवधि में आइए, अवध की धरती पे पढ़ रहा हूँ ये कविता कि अब की हमहू लड़बे चुनाव, पहिरब धोती कुर्ता उज्जर, पहिरब धोती कुर्ता उज्जर, धरती पे नाही परे पाँव, अब की हमहू लड़बे चुनाव। बंद देखिएगा कि जही और काफिला चले मोर, तन्हा जी, जही और काफिला चले मोर, मोटर गाड़ी के मचे शोर, और जब जनता से रूबरू हो तब दुनिया देखे हाव भाव, अब की हमहू लड़बे चुनाव। चलिए, बहुत आपके पास कुछ पंक्तियां हैं या फिर हम अगर आदेश हो तो का बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। यह इलेक्शन में भैया भेदभाव भूल जाओ, तन्हा जी, कि भेदभाव का भूल पड़ोसी जन का गले लगाओ, और यही साल में निश्चय कई के विश्व शांति फैलाओ, झूमे धरती अंबर सारा वारा नारा होई गराम, झूसे धरती अंबर सारा वारा नारा होई गराम, चारियू वारी अधियारा वारा नारा होई गराम। बहुत शुक्रिया कवि ताराचंद तन्हा जी और कवि शैलेंद्र पांडे जी, आप एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़े, चुनावों की बातें की, चुनाव में उतरने की बातें की, और राम सबके हैं और सब में राम है, ये भी आप लोगों ने समझाया। शुक्रिया। तो एनडीटीवी में इलेक्शन कार्निवल में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं अनुरोध करूंगी हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी को कि वो इलेक्शन कार्निवल ट्रक पर ऊपर आए और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। आइए महंत जी। महंत जी, राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर ये कौन समझता है कि इस पूरे दौरान आपने अयोध्या को भी बदलते देखा होगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हजारों की तादाद में दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या बदलाव आपने यहाँ देखा? पहले तो सभी के लिए मंगल कामना। जय श्री राम, बोल बजरंगबली की जय। आप लोग धर्म नगरी अयोध्या में हैं, सौभाग्य की बात है। बाबा ने लिखा है कोट कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार एक निमित सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। आप सरजू जी के तट पर बैठे हैं और आज आप चुनाव दौर में अयोध्या से, अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या विकास, क्या पुरानी अयोध्या रही, क्या आज की अयोध्या है, इस पर चर्चा करना तो मेरे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। आपने मौका दिया, समय दिया,
और आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को बताना चाहूँगा, ये यही अयोध्या जी हैं। एक समय हुआ करता था कि चैत रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा, सावन झूले, ये 3 प्रमुख साल के त्यौहार, इसके अलावा श्री हनुमान जी महाराज के नाते मंगलवार, पूर्णमासी, तेरस, शनिवार, ये भी यहाँ माँ सरजू का स्नान, बगल में भोले बाबा हैं, उनके ऊपर जलाभिषेक और हनुमानगढ़ी जय श्री राम करते हुए व्यक्ति पहुँच जाता था, लड्डू प्रसाद चढ़ाता था और फिर अयोध्या के गलियों में साधुओं के पास, संतों के पास यही व्यवसाय था। और अयोध्या के किसी भी प्रकार से कोई इकोनॉमी नहीं, कोई व्यवसाय नहीं जी। यहाँ तक कि किसी गवर्नमेंट ने ध्यान भी नहीं दिया कि चलो अयोध्या में सिर्फ साधु संत, मठ मंदिर, इसके अलावा और अयोध्या में कोई रोजी रोजगार की व्यवसाय तो है नहीं। जो भी व्यक्ति आया, स्नान किया, डब्बा खरीदा, जल भर लिया, थोड़ा सा फूल माला ले लिया, एक लोटा में जल लिया, भोले बाबा को चढ़ाया, इससे आगे बढ़ा, हनुमानगढ़ी पहुंचा, वहाँ प्रसाद लिया, माला लिया, हनुमान जी को चढ़ाया, वहाँ से वापस हुआ, कलावा लिया, चंदन लिया, रोली लिया, अपने घर को गया, आया रिक्शे से, कहीं चाय पी लिया, कहीं होटल में रुक गया। अब पहले ये हुआ करता था। अब मैं आभार व्यक्त करता हूँ राम भक्तों से, सनातनियों से, सबने एक जुटता दिखाई और नेताओं की बुद्धि, सद्बुद्धि दिया, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज अयोध्या, आप जहाँ पर बैठे हो, ये राम की पड़ी है, जिधर देखो लाइटिंग, जिधर देखो लोग ही दिख रहे हैं। एक समय हुआ करता था, पूज्य करपात्री जी महाराज मेरे सामने बैठे हैं, हम लोग साधु होने के बावजूद भी कभी काल इसी ये राम की पैड़ी आप देख रहे हैं, इसमें कूद पड़ते थे और इसकी सफाई तमाम अयोध्यावासी, तमाम साधु, नौजवान भाई, संत, ये आकर इसकी सफाई का कार्यक्रम करते थे। आज देखिए यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, इतनी रात है फिर भी लोग स्नान कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ देखिएगा कि एक उत्सव रामायण शुरू हो जाएगा, चलने लगेगा। तो ये आप जैसे यहाँ से शुभारंभ करेंगे, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक, एक आध दो, शहादतगंज से लेकर नया घाट तक रोड चौड़ीकरण, दोनों तरफ लाइटिंग की खूबसूरत व्यवस्था, एक कलर में सारी दीवारें, यहाँ तक कि जिनका ये गवर्नमेंट के द्वारा ही व्यवस्था था, कतिपय जो कहीं कहीं विवादित मामला, ज़्यादा विवादित था, प्रशासन ने प्रयास किया, चाहे संतों से रहा हो, चाहे आम गृहस्थों से रहा हो, प्रशासन बातचीत करके सुलझाकर उसकी सौंदर्यीकरण करवाया। जो श्रद्धालु, जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए इंतज़ाम हुए, बदलाव हुआ, लेकिन जो स्थानीय अयोध्या वासी हैं उनके लिए आपने क्या बदलाव देखा है? किस तरह से इस राम मंदिर ने ये बदलाव किया है, उनका विकास किया? नहीं, देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ कोई कोई रोजगार नहीं था। रोजगार एक ही, हनुमानगढ़ी, माँ सरजू, शंकर जी का मंदिर, लमसम 5% राम जन्मभूमि, क्योंकि राम जन्मभूमि इतनी कड़ी व्यवस्था थी, हर व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं सकता, इसके नाते लोग जा नहीं पाते थे। तो किस तरह के नए रोजगार आए? जैसे हनुमानगढ़ी में 50,000 लोग आए, दर्शन किए, तो राम जन्मभूमि 5,000 लोग पहुँचे। रोजगार इससे मिला कि जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, तब से लगातार जो भक्त यहाँ मुश्किल से 50,000 आते थे, रोजाना 2 लाख से ऊपर आते हैं। अभी मैं बैठा था, एक अधिकारी बैठे हुए हैं, गुजरात से आए हुए, इन्होंने कहा कि आप, मैंने ऐसे ही इन्होंने चर्चा किया, तो इन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का वो चल रहा था कार सेवा, तब मैं आया था और आज मैं आया हूँ, तब में और आज में महाराज जी इतना अंतर, ये हम लोगों ने कभी कल्पना किया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ से वो व्यक्ति आया, वो व्यक्ति चर्चा कर रहा है। एक व्यक्ति अभी मिल गया कि महाराज जी आप गोरखपुर में इतने बजे आप मिले थे, वो व्यक्ति गोरखपुर से आया। तो मतलब देश दुनिया से जो भी व्यक्ति राम भक्त आता है, सबके मस्तक पे चंदन लगा है, कोई पटका खरीदा है। यहाँ देखिए हर गली देखिए ठेला वाला देखिए घूम रहा है, देखिए इंडिया है, कुछ न कुछ सामग्री बेच रहा है, कोई चंदन लगा रहा है। स्थिति ये है कि दिन भर में कम से कम 20-25 लोग को फोन करते हैं कि भैया कमरा खाली है क्या? नहीं महाराज जी खाली नहीं है। जो कमरे 200 में खाली ही रहता था, कुछ दिन पहले एक लोगों ने फोन किया कि महाराज जी ये धर्मशाला हमारा बहुत दिन से परेशान है, सोच रहे हैं कि इसको आश्रम में दे दें। आज उनको फोन किया तो कहे महाराज जी 7,000 से नीचे कमरा है नहीं। तो जिस प्रकार से टूरिस्ट आ रहे हैं, राम भक्त आ रहे हैं, सनातनी आ रहे हैं, अयोध्या वासी लगातार ग्रोथ कर रहा है। जिसके पास थोड़ी भी बहुत व्यवसाय की बुद्धि है, जरा सा भी अगर सामाजिक है, तो कुछ न कुछ करके और बहुत सुंदर व्यवस्था सही तरीके से
शुरुआत हो गई है। एक आखिरी सवाल आपसे, राम अयोध्या तक सीमित नहीं है, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कुछ सुनाना चाहेंगे? अयोध्या तो जब से राम जन्मभूमि मंदिर बना है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। यहाँ तो जो जी। परमात्मा जब से अयोध्या में मंदिर के निर्माण के बाद लगातार तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो इन किन प्रकारेण अभी भी उनकी कुंठित मानसिकता है, अभी भी उनकी मस्तिष्क में जहर ही भरा हुआ है, अभी भी उनके मस्तिष्क में गोबर ही भरे हुए हैं। इतने चीज देखने के बावजूद भी मेरे ऊपर उंगली उठा देंगे, अरे राजू दास तो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए महिमा मंडन करते हैं। नहीं, मेरा निवेदन ये है, अलग अलग दलों में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य की बात आ जाए, सनातन की बात आ जाए, संस्कृति की बात आ जाए, राष्ट्रवाद की बात आ जाए, तो हर व्यक्ति को एक जगह होकर भगवान राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। फर्क इतना है कौन अपना मानता है और कौन पराया मानता है, यही बस फर्क है, बाकी तो सब राम राज है। बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़े, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की जय श्री राम। एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम लौट रहे हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक हलकों पे इसका कितना असर है और यहाँ की जो स्थानीय जनता है इस राजनीतिक मुद्दे को क्या समझ रही है और किस तरह से उसे देखती है, तो उस पर हम विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं। तो जनता के पास जाने से पहले यहाँ पर इलेक्शन कार्निवल में जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान, बीजेपी के अवधेश पांडे जी, कांग्रेस के शरद शुक्ला और समाजवादी पार्टी के दान बहादुर सिंह जी। आप तीनों का एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इन तीनों से चर्चा शुरू करने से पहले मैं चलूंगी अपने सहयोगी तनिष्क के पास। तनिष्क, यहाँ पर जो स्थानीय जनता है इन तीनों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन इनके मन में क्या मुद्दे हैं, किसे वो वोट दें, क्या वो मुद्दे हैं जिसको सोचकर वो यहाँ वोट डालेंगे, अगर आप जनता का मन परख पाए तो। तनिष्क, बहुत बहुत धन्यवाद सिकता। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल जो है आ चुका है अयोध्या में, रामनगरी में, और ये है अयोध्या की जनता, रामनगरी की जनता जो एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में जुड़ी हुई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, चुनाव एक महोत्सव है, इसीलिए उसी महोत्सव का सेलिब्रेशन करने के लिए एनडीटीवी की इलेक्शन कार्निवल अब अयोध्या में है। लेकिन राजनेताओं के पास जाने से पहले, पॉलिटिशियंस के पास जाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जनता की आवाज़। जनता क्या चाहती है, अयोध्या की जनता क्या चाहती है, जो जनता जिसने इतना बड़ा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, वो क्या चाहती है, आखिर उनके क्या मुद्दे होंगे इस 2024 में वोट करने से पहले। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इस समय अयोध्या जो है लाइमलाइट पर है, सारा फोकस अयोध्या पे है, पिछले कुछ महीनों से फोकस पर है, उस पर फोकस है। तो आप एक अयोध्या के नागरिक होने के बतौर आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे इस बार 2024 में वोट करने से? देखिए, अयोध्या में एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है विकास का, और इसमें कोई संशय नहीं है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का विकास हुआ है। यहाँ के जनता जो है वह सुखमय हुई है। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जिनके आय करीब 10 गुने बढ़े हैं, ऐसा मेरा अपना मत है। तो ये सीधा सीधा होगा कि अगर से सरकार चुनी जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी सरकार आवे और हमारे विकास के मुद्दों को रोक दे, क्योंकि जो देखता हूँ, मतलब जो अयोध्या में विकास हुआ है वो चलते रहे, वो किसी से रुके, वो किसी तरीके की अड़चन नहीं है। मैं और लोगों से बातचीत करूंगा, खासकर यहाँ पे एक महिला बैठी हुई है। आपका नाम? कनिका। कनिका जी, आप अयोध्या की रहने वाली हैं? नहीं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ वैसे। आप यहाँ पर देखने आई हैं? हाँ। तो आपको यहाँ पे अयोध्या आके क्या लगा, कैसा लगा, और आपके अपने क्या मुद्दे होंगे? राष्ट्रीय चुनाव है, कोई बात नहीं, बताइए। मैं यहाँ पहले भी आई थी, शायद 10 साल की थी, तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मतलब अब जो मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल ही अलग अयोध्या है। लेकिन एक महिला होने के नाते 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या एक महिला के क्या मुद्दे हैं इस देश के?
देखो, सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे पहले होता है एक महिला के लिए, जो मुझे लगता है शायद अब थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला के लिए ऑफ कोर्स सिक्योरिटी और सेफ्टी एक इशू है। और भी लोग हैं, आपके क्या मुद्दे हैं 2024 में वोट करने से पहले? क्या आपके क्या सवाल हैं नेताओं के लिए? जैसे कि मैं मोदी जी की बड़ाई करना चाहूँगा कुछ चीज़ों में। जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाया है, इसके लिए अयोध्यावासी हर्ष से उनको तहे दिल से स्वागत करता है और लगातार करता है। और जब करता है वो आते हैं तो वो सब जो अयोध्यावासी उनका स्वागत करना चाहता है वो घर में हो जाता है। उनको हम युवाओं के लिए सोचना चाहिए, उनको शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल खोलने चाहिए, परंतु नहीं, उन्होंने नई शिक्षा नीति जैसा कोड हम लोगों युवाओं पे थोप दिया गया है। केवल इसमें पेपर पेपर पेपर। अभी 5 सेमेस्टर बीत गए, रिजल्ट नहीं आए। आप स्टूडेंट हैं? जी, दुर्भाग्य से स्टूडेंट लीडर भी हूँ। अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इशू है स्टूडेंट का, चाहे वो अयोध्या के स्टूडेंट हो चाहे वो कहीं के भी स्टूडेंट। पूरे देश की बात है जो तो देखिए, स्थानीय लोगों के ये मुद्दे हैं। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत खुशी है कि राम मंदिर बना है, लेकिन उसके अलावा जो डिबेट है वो एक्सटेंड करती है शिक्षा, बेसिक फैसिलिटीज, ब्रेड एंड बटर के ऊपर भी। सिकता, मैं आपके पास वापस जाऊंगा। जनता के ये मुद्दे थे, आप पूछिए उनसे कि क्या इनके पास जवाब अवधेश है। जी, आप सुन रहे थे अयोध्या की जनता को। आप यहाँ के स्थानीय लोग राम मंदिर के बनने से खुश हैं। यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालु भी खुश हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया। लेकिन आपके जो मौजूदा सांसद हैं एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो बीजेपी वोटरों के बीच जाकर क्या कह रही है? अगले 5 सालों में वो ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि जो वादे थे वो तो पूरे हो गए, अब आगे क्या? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं नवरात्र के पावन पर्व पर अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य सासू संतों की तरफ से पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं। और आसन्न रामनवमी का महामहोत्सव है और उस पर्व की मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं। एक विकास का जो प्रश्न पूछा है, हमारे यहाँ से माननीय लल्लू सिंह जी फिर से प्रत्याशी के रूप में हैं, जो तीसरी बार चुने जाने वाले हैं। तीसरी बार मोदी सरकार भी चुनी जाएगी और तीसरी बार लल्लू सिंह जी भी सांसद चुने जाएंगे। इसके पीछे का जो बड़ा कारण है, 50,000 करोड़ की परियोजना से अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अयोध्या के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन है। आज अयोध्या को केंद्र मान करके यहाँ तक जितनी भी रेल लाइन थी सबका दोहरीकरण तिहरीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। यहाँ से नई नई ट्रेनें दूरगामी स्थानों तक, रामेश्वरम तक चल रही हैं। और इसी तरह अयोध्या को जोड़ने वाली जितने भी 4 लेन सड़कें हैं, 6 लेन सड़कें हैं, सब बन रही हैं। जन्मभूमि को जोड़ने वाला, चाहे वो राम पथ हो, चाहे वो लक्ष्मण पथ हो, चाहे वो भक्ति पथ हो, सब आप कह रहे हैं कि विकास की राह जो अयोध्या ने पकड़ी है, और उसी के साथ गरीब कल्याण का जो काम है, हाँ। चाहे वो आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य चिंताओं पर विराम लग रहा है, चाहे वो आवास दिए जा रहे हैं, चाहे वो शौचालय दिए जा रहे हैं, चाहे लोगों को राशन दिए जा रहे हैं, चाहे किसानों की किसान सम्मान निधि का लाभ कह रहे हैं दिया जा रहा अवधेश है। जी की जो विकास की राह अयोध्या ने पकड़ी है, जो बदलाव की राह पकड़ी है, आगे भी ये चलती रहेगी। आपकी पार्टी बीजेपी को चुनौती देने के लिए सीट में उतरी है, तो आपके उम्मीदवार का रोड मैप क्या है? क्या आपके उम्मीदवार ऐसा बदलाव लाएंगे, ऐसा क्या करेंगे कि अयोध्या की जनता उन्हें वोट दे, हमारे फैजाबाद की जनता उन्हें वोट दे? हमारे उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जी 9 बार के लगातार विधायक, 6 बार के मंत्री, जिनको विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है। आज केवल अयोध्या का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल उठ खड़ा हुआ है। 83% नौजवान बेरोजगार है। इन्होंने जीडीपी का 81% कर्जा ले लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। पूरी दुनिया में आज भारत की विश्व बैंक अब कर्जा देने को तैयार नहीं। भारत की जनता ने मन बना लिया है कि बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी जी अब जाएंगे पार। अब ये नहीं आने हैं सरकार में। 400 पार। ये 400 पार नहीं, 400 पार जानते किसको कहते हैं? ये अगर ये आए तो पेट्रोल 400 पार, डीजल पे 400 पार, अरहर की दाल 400 पार। महंगाई जो आज जनता करा रही है, उससे निजात दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन का आना जरूरी है।
जो आवाज यहाँ जनता के बीच से आ रही है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री का चेहरा है। इंडिया अलायंस के पास जो चेहरा है, जो मैं जनता का सवाल है वो पूछना चाहूंगी, क्या नहीं है जी राजू दास जी का सवाल है, हमने उनका जवाब दिया। इंडिया अलायंस में मोदी जी से बेटर 50 कैंडिडेट, चलिए उसमें अखिलेश यादव भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री हो सकती है, और बिहार से भी प्रधानमंत्री हो सकता है। शरद शुक्ला जी, आप लोग अलायंस में हैं और आपके उम्मीदवार का रोड मैप क्या होने वाला है कि फैजाबाद की जनता आपके उम्मीदवार को चुने? तो ये रोड मैप का सीधा जवाब तो इनसे नहीं मिला, आप क्या दे सकते हैं, क्या बदलाव आपके उम्मीदवार ला सकते हैं जीतने में? जी जी देखिए, स्पष्ट एकदम मत है। हर पार्टी जो चुनाव लड़ने के लिए आती है एक अपना एक घोषणा पत्र लेके आती है, 5 वर्ष का समय मिलता है उसको पूरा करने के लिए। अब मैं आपसे पूछना तो पब्लिक से पूछता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। भैया मिला रोजगार किसी को? मिला किसी को रोजगार? उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया खाते में आएगा। आएगा क्या भैया? नहीं आया। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप बताइए दोगुनी हुई क्या? और अब सुन लीजिए, हमारा जो घोषणा पत्र है, हम एक बात को स्वीकार करते हैं कि आज की डेट में, देखिए आप समझोगे नहीं, अभी नहीं समझोगे, अभी नहीं। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, आप मौका मिलेगा आपको जवाब देने, खत्म करिए। सोना 74,000 पार हो गया, धान 400 पार नहीं बिक पा रहा है। ये जान लो, इस देश के अंदर 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। हम आखिरी दौर में, मेरा एक आखिरी सवाल आप तीनों से है, वही सवाल आप तीनों से मैं करूंगी। आपके उम्मीदवार फिर से सांसद बने तो 3 शब्दों में आप कहिए कि आप फैजाबाद की जनता के लिए क्या करेंगे। 3 शब्द चाहिए मुझे आपसे, 3 आपसे, 3 आपसे। जी। विकास किया है, विकास करेंगे, राम राज संकल्प, भाजपा ही विकल्प, कहो दिल से लल्लू सिंह जी फिर से। जी। विकास, विकास और विकास। तीन पंक्ति में बता रहा हूं मैं जी। जो 5 कोसी और 14 कोसी का परिक्रमा मार्ग है, उस परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत खूब आध्यात्मिक विकास हो, मठ बने, मंदिर बने, वो हो रहा है। बने। अरे सुन लीजिए, फिर सबके बीच में बोलते रहते हैं, वो हो रहा है। और सुनिए, और जो 84 कोस का ऊपर से, और जो 84 कोस का परिक्रमा मार्ग है, वो भी हो रहा है। उसके अंदर 8,000 इंडस्ट्रियल करोड़ डेवलपमेंट हो गया है, कल कारखाने लगे, 8,000 कॉलेज बने, स्वीकृत हो गए हैं। अरे ठहर उसमें क्या करेंगे? और इनको थोड़ा शांत कराइए। आप हम चाहते हैं कि टाटा बिरला यहाँ आए और दिन भर फैक्ट्री में काम करवाएं और रात में राजू दास जी के साथ हनुमानगढ़ी में राम राम करें। हम ये विकास मानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अवधेश पांडे, शरद शुक्ला और लाल बहादुर सिंह इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या के 2 स्थानीय कलाकार कीर्ति मिश्रा और रजनीश गुप्ता जी। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। हम सरयू घाट पर हैं, तो हमारे दर्शकों को आप के जहन में सुनाने के लिए कौन सा भजन सबसे पहले उसका ख्याल आ रहा है? सबसे पहले तो मैं अयोध्या से हूँ, यहीं पे मेरा जन्म स्थान है। सभी को, एनडीटीवी के जितने भी दर्शक, उनको जय श्री राम। और जो माहौल है अयोध्या का, जो भगवाधारी हम कह सकते हैं अपने आप को, तो एक भजन मेरा है जो मैं सुना रहा हूँ। मस्त मगन है भगवाधारी, मंदिर की हो गई तैयारी। मस्त मगन है भगवाधारी, मंदिर की हो गई तैयारी। हुआ अभिषेक अब राम जी का, लो राम राज फिर आया है। घर घर में भगवा छाया है। और मोदी जी, योगी जी के लिए, क्योंकि उन्हीं के ही निर्देशन में और सारी चीज़ हो रही है, राम मंदिर, अयोध्या का विकास। तो मोदी जी ने आस पुराई, अवधपुरी की शान बढ़ाई। योगी जी के
राज में देखो मंदिर की सौगात है आई, ये तो नया इतिहास रचा है, प्रभु भक्तों का मान बचा है, ये तो नया इतिहास रचा है, प्रभु भक्तों का मान बचा है। हुआ अभिषेक अब राम जी का, लो राम राज फिर आया है, घर घर में भगवा छाया है। कीर्ति, आप इस उम्र में अपने लिखे भजन भी गाती हैं। जी बिल्कुल। आपको क्यों लगा कि आपको ये पथ या ये राह चुननी है अपने लिए? वैसे तो मैं मेडिकल के लिए गई थी और मेडिकल से ही हूँ, बायोटेक किया मैंने। लेकिन फिर ऐसा हुआ कोरोना टाइम से, और फिर राम में देख के पता नहीं क्या जागृत हुआ। जैसा कि ना मैं साहित्य से हूँ, ना मेरे घर वाले कोई म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा वो भी शिक्षा विभाग में ही हैं। लेकिन अंतर मन में पता नहीं कहाँ से लिखना आ गया, फिर लिखना आ गया तो गाना आ गया। तो अपनी लिखी लाइनें हमें सुनाएं। जी बिल्कुल। अभी हमने जो है भक्तों के लिए लिखा है कि आप अयोध्या आएँ और अपनी आस्था के प्रतीक हमारे श्री राम जी का दर्शन करें, और किस प्रकार से हमारे राम जी का स्वागत हो रहा है यहाँ अयोध्या में। नित नित हर सुबह एकदम रंगीन सी लग रही है। राम जी के आने के बाद वो भव्यता, वो नव्यता आ गई है। पहले तो राम जी का नाम सुन के, अयोध्या का नाम सुन के वो किताबों की, रामायण की ये चीज़ें याद आती थी। लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं उनको कनक भवन की सुंदरता, यहाँ लता मंगेशकर चौक पे लता जी की वीणा की यादें, ये भर के उन मन में ले जा रहे हैं और हृदय में वो समाहित हो गई हैं किसी प्रकार से। तो मेरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। चलो रघुवर जी के द्वार, चलो रघुवर जी के द्वार, अवध विराजे हैं मर्यादा मूरत राम, अवध विराजे हैं मर्यादा मूरत राम। रघु को चंदन तिलक लगा कर आरती है उतारे, रघु को चंदन तिलक लगा कर आरती है उतारे। सब लोग सोचते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें लेंगे, अयोध्या जाएंगे घाट पे वीडियो बनाएंगे, लोग इंस्टाग्राम पे रील देख देख के पागल हुए जा रहे हैं कि अयोध्या पे हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब वो श्री राम जी के समक्ष जाते हैं, कमल नयन मेरे राघव के सारी दुनिया निहारे, फूलों का बना कर हार पहनाओ दशरथ लाल, अवध विराजे हैं मर्यादा मूरत राम। रजीश जी, हम एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। देश भर में त्यौहार है लोकतंत्र का, तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए इस लोकतंत्र के त्यौहार पर अगर आपकी कुछ लाइनें हो तो। जैसा कि मैं अयोध्या से हूँ, तो अभी मेरा एक बहुत ही सुंदर सा भजन आ रहा है और सभी के लिए है, जितने अयोध्यावासी हैं। वो भजन की लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं। जिन गलियों से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, जिन गलियों से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, मैं राम भक्त हूँ अवधपुरी की बात करता हूँ, मैं राम भक्त हूँ अवधपुरी की बात करता हूँ। धामों में अवधि धाम मेरा, आकाश का वो ध्रुव तारा है, जहाँ शीतल राम की पैड़ी है, शीतल सरयू की धारा है। हनुमान घड़ी में हनुमत से मुलाकात करता हूँ, हनुमान गढ़ी में हनुमत से मुलाकात करता हूँ। मैं राम भक्त हूँ अवधपुरी की बात करता हूँ, मैं राम भक्त हूँ अवधपुरी की बात करता हूँ। कीर्ति मिश्रा, रजनीश गुप्ता, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए, आप दोनों का शुक्रिया। तो आज अयोध्या रामनगरी से इतना ही, लेकिन एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त एक नई जगह से। देखते रहिए एनडीटीवी।